नमस्ते। चलिए आज इंडियन इकोनॉमी के एक ऐसे हीरो की कहानी सुनते हैं जिसने चुपके से आकर ना पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। ये हीरो है कौन और इसने ये कमाल किया कैसे? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल। अगर इंडिया की इकोनॉमी को एक बॉलीवुड फिल्म माने तो उसका हीरो कौन होगा? क्या वो किसान होगा जो हमारे लिए अनाज उगाता है, या फैक्ट्री का वर्कर जो सामान बनाता है, या फिर कोई और ही है? इस पजल को हम आज साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस हीरो को पहचानने से पहले हमें इकोनॉमी की कहानी के 3 मेन चैप्टर्स समझने होंगे। देखिए, हर देश की इकोनॉमी ना इन 3 हिस्सों में बटी होती है। लेट्स सी। तो इकोनॉमी के ये हैं 3 मेन प्लेयर्स। पहला, प्राइमरी सेक्टर। इसका कनेक्शन सीधा जमीन से है, जैसे खेती बाड़ी। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब फैक्ट्री, जहां चीजें बनती हैं, कार से लेकर कपड़ों तक। और फिर आता है तीसरा, टर्शरी सेक्टर। यही है हमारा हीरो, सर्विस सेक्टर। इसका काम कोई चीज बनाना नहीं, बल्कि सर्विसेज देना है। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है, टीचर पढ़ाता है, या एक बैंकर आपके पैसों का हिसाब रखता है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में, सर्विस सेक्टर का मतलब है हेल्प करना, मदद करना, ना कि कोई चीज बनाना। और यही सुपर पावर है हमारे आज के हीरो की। तो अब शुरू करते हैं इस हीरो की असली कहानी। कैसे एक छोटा सा प्लेयर इंडियन इकोनॉमी का सुपरस्टार बन गया। ये सच में एक जबरदस्त धमाका था। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। मतलब 70% लोग खेती-बाड़ी से जुड़े थे। फिर 60s में फैक्ट्रीज ने थोड़ा जोर पकड़ा, लेकिन असली तूफान तो आया 80s और 90s के टाइम पे। ये था सर्विस सेक्टर का धमाका, जिसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब बस देखते ही रह गए। और आज क्या हालात है? आज देश की पूरी कमाई, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा, मतलब लगभग 55 से 60% अकेले सर्विस सेक्टर से आता है। सोचिए जरा, ये हीरो कितना पावरफुल हो चुका है। पर सवाल ये है कि ये इतनी तेजी से बढ़ा क्यों हुआ? इसके पीछे 4 सिंपल कारण हैं। पहला, लोगों की कमाई बढ़ी तो उन्हें रेस्टोरेंट, मूवी, अच्छे स्कूल जैसी सर्विसेज की जरूरत पड़ने लगी। दूसरा, कंप्यूटर और इंटरनेट आ गया, जिसने नए नए काम पैदा किए। तीसरा, पढ़े लिखे लोगों की गिनती बढ़ी। और चौथा, लोग गांव से शहर आने लगे, जहां सर्विसेज की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। अब आते हैं असली खेल पर। इस सर्विस सेक्टर के अंदर भी 3 बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बजा दिया। तो चलिए मिलते हैं इन 3 सुपरस्टार्स से। पहला सुपरस्टार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, कंप्यूटर का जादू, सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स। इस सेक्टर ने तो सच में कमाल ही कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये लाइन है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अमेरिका में जो काम सिलिकॉन वैली करता है ना, इंडिया में वही काम बेंगलुरु ने कर दिखाया। एक मजेदार किस्सा सुनिए। साल 2000 आने से पहले पूरी दुनिया में Y2K नाम की एक प्रॉब्लम से डर का माहौल था। सबको लगा कि पुराने कंप्यूटर्स नया साल आते ही क्रैश हो जाएंगे। और आपको पता है, इस डिजिटल क्राइसिस से दुनिया को किसने बचाया? हमारे इंडियन आईटी इंजीनियर्स ने। बस उस दिन के बाद पूरी दुनिया ने इंडिया के टेक टैलेंट का लोहा मान लिया। और इस जादू का नतीजा? इंडियन आईटी सेक्टर हर साल $200 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई करता है। ये इतना पैसा है कि इससे कई छोटे मोटे देश खरीदे जा सकते हैं। जबरदस्त है ना? अब मिलते हैं दूसरे सुपरस्टार से, आउटसोर्सिंग। इसका मतलब बहुत आसान है, बाहर का काम यहाँ इंडिया में। चलिए देखते हैं कैसे। आउटसोर्सिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा बचाओ। मान लीजिए एक अमेरिकन कंपनी को वहां किसी एम्प्लॉय को 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वही काम इंडिया में सिर्फ 40,000 में हो जाता है। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। कंपनी तो अपना काम इंडिया को ही देगी ना। इसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। पर सिर्फ पैसा ही नहीं, इंडिया में और भी खास बातें हैं। यहाँ इंग्लिश बोलने वाले पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। टाइम जोन का फायदा तो कमाल का है। जब अमेरिका सोता है तब इंडिया काम करता है। और सबसे जरूरी, हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी नहीं है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई अमेरिका में अपने फोन की कंप्लेंट के लिए कॉल सेंटर में फोन करता है, तो बहुत हाई चांस है कि फोन उठाने वाला बंदा इंडिया में ही बैठा हो। ये है आउटसोर्सिंग का असली कमाल। और अब
पेश है हमारा तीसरा और आखिरी सुपरस्टार, फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, यानी पूरा का पूरा पैसे का खेल। इस सेक्टर ने भी गजब की ग्रोथ की है। 1991 में सरकार ने प्राइवेट बैंक्स को आने दिया तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक आए। फिर टेक्नोलॉजी आई, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और अब तो यूपीआई, चुटकियों में पैसा ट्रांसफर। अब बैंकिंग हर शहर, हर कस्बे तक पहुंच गई है। और इसका असर देखिए, आज 12 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं। मतलब ये सेक्टर लाखों परिवार चला रहा है। तो ये थी हमारे हीरो सर्विस सेक्टर की धांसू कहानी। उसने देश की इकोनॉमी को बदला, लाखों जॉब्स पैदा किए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आगे क्या? सर्विस सेक्टर ने इंडिया की कहानी बदल दी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है, व्हाट्स नेक्स्ट? देश का अगला इकोनॉमिक हीरो कौन होगा? क्या कोई नया सेक्टर इसकी जगह लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए आज ना थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। एक ऐसे साल में चलते हैं जिसने इंडिया की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। हम बात करने वाले हैं इंडिया के सर्विस सेक्टर की, यानी वो इंडस्ट्री जो चीजें बनाती नहीं बल्कि सर्विसेज देती है। सोचिए बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म और 1991 के उस बिग बैंग की जिसने सब कुछ बदल दिया। अब सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक साल यानी 365 दिन एक पूरे देश की किस्मत पलट दे? बड़ा सवाल है ना? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं मिलकर। जी हाँ, वो साल था 1991, एक ऐसा साल जो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट बन गया। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम इस अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो पहला सवाल, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? सोच लीजिए, 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ना एक ऐसी गाड़ी की तरह थी जिसका पेट्रोल यानी फॉरेन करेंसी बिल्कुल खत्म हो चुका था, और उसके ऊपर से कर्ज का भारी बोझ भी था। मतलब एक बड़े बदलाव के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और फिर आया कहानी का क्लाइमैक्स। उस वक्त की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में 3 ऐसे बड़े कदम उठाए जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। इन 3 कदमों को ना हम बड़े प्यार से एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। नहीं, ये सिलेंडर वाली गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए एक एक करके इनको आसान से शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले एल यानी लिबरलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब था आज़ादी। सरकार ने बिजनेस पर जो पुराने सख्त कायदे कानून लगे हुए थे उनको ढीला कर दिया। लाइसेंस राज खत्म हुआ। मतलब पहले हर छोटी चीज के लिए सरकारी परमिशन चाहिए थी, अब बिजनेस करना आसान हो गया। फिर आया पी यानी प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने ये समझा कि हर बिजनेस को अकेले चलाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजे खोल दिए और कहा, आइए देश की तरक्की में हमारे पार्टनर बनिए। और आखिर में जी यानी ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था कि भारत ने दुनिया से जुड़ने के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। विदेशी कंपनीज इंडिया आने लगी और हमारी कंपनीज बाहर जाने लगी। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। तो इन 3 बड़े फैसलों का असर क्या हुआ? सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त असर हुआ इंडिया के सर्विस सेक्टर पर। ऐसा लगा जैसे इस सेक्टर को पंख लग गए हों। इसने एकदम से उड़ान भरी। अरे, इन रिफॉर्म्स का असर तो जबरदस्त था। विदेशी कंपनीज जैसे मैकडॉनल्ड्स और केएफसी आईं, जिससे लाखों जॉब्स पैदा हुईं। नई टेक्नोलॉजी आई। दूसरी तरफ हमारी आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस और टीसीएस ने पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी, जिससे देश में डॉलर्स की बारिश होने लगी। और जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो क्वालिटी तो बेहतर होनी ही थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन बदलावों का एक दूसरा पहलू भी था। कुछ नेगेटिव असर भी हुए जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो हुआ ये कि एक तरफ जॉब्स बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ। सोच के देखिए ना, पड़ोस के किराने वाले अंकल को अब बिग बाजार जैसे बड़े स्टोर से कंपटीशन करना पड़ रहा था। जॉब्स जरूर मिले, लेकिन उनमें से कई टेम्पररी थे, यानी जॉब सिक्योरिटी कम हो गई। और सबसे बड़ी बात, अमीर और गरीब के बीच का फासला और भी गहरा हो गया। इस पूरे बदलाव के असर को समझने के लिए ना एक छोटी सी कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
चलिए मिलते हैं दो दोस्तों से, राम और श्याम। दोनों ने 1990 में यानी रिफॉर्म से ठीक 1 साल पहले 12th पास किया। राम ने सोचा वो अपने बाप दादा की तरह खेती करेगा। उसने एक ट्रेडिशनल रास्ता चुना। वहीं दूसरी तरफ श्याम ने कुछ नया सोचा और उसने कंप्यूटर सीखने का फैसला किया। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 साल आगे, साल 2000 में। श्याम बैंगलोर की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहा था। अच्छी सैलरी, गाड़ी, घर सब था। और राम अभी भी गांव में खेती की मुश्किलों से जूझ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? या सबसे जरूरी बात यह है कि राम गलत नहीं था। खेती करना गलत थोड़ी है, फर्क था सिर्फ टाइमिंग और चॉइस का। देश में इकोनॉमी बदल रही थी और श्याम ने उस बदलती लहर को पहचान लिया, सर्विस सेक्टर की उस लहर को। चलिए अब राम और श्याम की कहानी से निकलकर आज के डिजिटल इंडिया में आते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सर्विस सेक्टर की ताकत असल में है क्या। और ये नंबर देखिए, ये सच में कमाल है। आज इंडिया दुनिया का 7वां यानी 7th सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर है। इसका मतलब है कि हम पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं और खूब फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं। ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है। और बात यही नहीं रुकती। आज हर साल आईटी सेक्टर में लाखों नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओला जैसी यूनिकॉर्न कंपनीज जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है, अब हमारे देश की पहचान बन चुकी हैं। ऊपर से सरकार की डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स इस आग में घी का काम कर रही हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आज भी कुछ समस्याएं हैं। शहर और गांव के बीच का फर्क बढ़ गया है। खेती में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। आईटी जॉब्स में प्रेशर और स्ट्रेस बहुत है। और एक बहुत बड़ा स्किल गैप है, यानी जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री में उसकी जरूरत नहीं होती। तो हमने इतनी सारी बातें की। आगे के रास्ते पर बात करने से पहले चलिए फटाफट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा। हमने शुरुआत की ये समझने से कि सर्विस सेक्टर आखिर है क्या। फिर हमने देखा कि कैसे 1991 के रिफॉर्म्स एक धमाके की तरह आए, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर हुए। और आखिर में हमने देखा कि इन सब का नतीजा आज के डिजिटल इंडिया के रूप में कैसा दिखता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख ये है कि तरक्की जरूरी है, लेकिन बैलेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। सर्विस सेक्टर अच्छा है, पर हमें अपनी खेती और फैक्ट्रीज को भी मजबूत करना होगा। सबका विकास जरूरी है। और अब इस सेशन के आखिरी में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर आज किसी को करियर के लिए इन तीनों में से एक चुनना हो, खेती, फैक्ट्री या कॉल सेंटर, तो क्या चुना जाना चाहिए और क्यों? इस सवाल के साथ ही आज का ये सफर यहाँ खत्म करते हैं। सोचते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।